एक बार फिर से आप सभी का टेक्नोराइज में स्वागत है। दोस्तों आज हम ल्यूब्रिकेशन ऑफ ट्रैक हमारे रेलवे ट्रैक में कहाँ-कहाँ पर ल्यूब्रिकेशन किया जाता है ट्रैक में, उसके बारे में आज हम ज़रा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि सबसे मेन जहाँ पर ल्यूब्रिकेशन हमारे ट्रैक में किया जाता है, तो वो होता है फिश प्लेटेड एरिया। फिश प्लेट जहाँ पर होती है दोस्तों, वहाँ पर हम लोग ल्यूब्रिकेशन करते हैं। अब क्या कारण है फिश प्लेट की ल्यूब्रिकेशन करने की, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ज़रा समझ लेंगे कि फिश प्लेटेड जॉइंट जो होता है, यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है? हमारी रेल दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखेंगे, तो फिश प्लेटेड जॉइंट जहाँ पर होता है, वहाँ पे हमारी रेल जो है डिस्कंटिन्यू होती है। और डिसकंटिन्यू होने की वजह से जो है यहाँ पर हमको एक फिश प्लेटेड जॉइंट यहाँ पे एक पट्टी लगानी पड़ती है जिसे हम फिश प्लेट कहते हैं। इसको जोड़ा जाता है ताकि जो है फ़ोर्स ट्रांसफ़र हो सके, 2 रेलें आपस में जुड़ सके। ठीक है? ये तो इसका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों दूसरी चीज़ क्या है? इनको जब जोड़ना है फिश प्लेट्स को हमें, जब हमें फिश प्लेट्स को जोड़ना है, तो यहाँ पर फिश प्लेट का जो हिस्सा रेल की वेब में लगता है, उसे हम बोलते हैं फिशिंग प्लेन। ठीक है? तो यहाँ पर रेलें जब हमारी बढ़नी-घटनी चाहेगी, हम जानते हैं कि हमारी रेल जो है मेटल की बनी हुई है और मेटल की प्रॉपर्टी है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इट ट्राइज़ टू एक्सपांड। क्या करता है वो? एक्सपांड होने की कोशिश करता है। तो उसको फ्री एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन मिल सके, उसके लिए जो है क्या करते हैं हम लोग? उसके लिए हम लोग जो है फ्री एक्सपांशन ऑफ रेल, इसका एक पर्पज़ है फिश प्लेटेड का फिश प्लेट प्रोवाइड करने का। दूसरा है टू रिटार्ड वियर ऑन द फिशिंग प्लेन ऑफ द रेल एंड द फिश प्लेट। यानी कि क्या है ये? रेल के अंदर जो आपस में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, रेल हमारी है और ये फिश प्लेट है, ये दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा इनके बीच में? इन दोनों के बीच में क्या होगा? जब ये मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होने की वजह से वियर एंड टियर होगा। तो वियर एंड टियर को कम करने के लिए हम लोग ल्यूब्रिकेशन करते हैं रेल और फिश प्लेट में। कंटीन्यूअस रेल और फिश प्लेट आपस में घिसते रहेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो वेब का पोर्शन घिसता रहेगा, तो ये पतला हो जाएगा, यहाँ से फ्रैक्चर होने के चांसेस है। इसी तरह फिश प्लेट भी जो है हमारी डैमेज होगी। तो इनके अंदर वियर एंड टियर कम करना एक मकसद है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट लो जॉइंट्स। अगर इनके अंदर मूवमेंट होता रहेगा, घिसते रहेंगे इसी तरीके से, तो क्या होएगा, वो जॉइंट हमारा लो हो जाएगा। तो फिर फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करना है हमें, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो हमने देखा कि फिश प्लेटेड जॉइंट की लुब्रिकेशन हम 3 कारण से करते हैं। एक तो फ्री एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, दूसरा वियर एंड टियर कम करना और लो जॉइंट को प्रिवेंट करना। 3 चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं एज़ अ ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेशन के लिए, वो क्या है? हमारा मैनुअल क्या कहता है इसके लिए? हमारा मैनुअल कहता है कि स्टिफ पेस्ट ऑफ ग्रेफाइट, जिसे हम लोग प्लम्बागो भी कहते हैं। स्टिफ पेस्ट ऑफ ग्रेफाइट, जिसे प्लम्बागो भी कहा जाता है, वो और केरोसिन दोनों चीज़ें ली जाती है। 3:2 के रेशियो में 3 किलो अगर हमने प्लम्बागो यानी स्टिफ पेस्ट ऑफ ग्रेफाइट लिया है, तो 2 किलो हम लोग केरोसिन ऑयल लेंगे। इन दोनों को हम जो है मिक्स करेंगे और इसे जो है हमारा जो ये रेल का जो ये फिशिंग प्लेन है, रेल की जो वेब है जहाँ पे फिश प्लेट लगने वाली है, पहले उस पर लगाएँगे दोनों तरफ से। उसके बाद में जो हमारी फिश प्लेट का वो पोर्शन जो कि कॉन्टैक्ट में आ रहा है हमारे वेब के, यहाँ पर इसे लगा दिया जाएगा। ठीक है? इसके बाद में इसको हम लोग जो है फिशिंग प्लेन पे पेस्ट करने की मतलब फिक्स करने की कोशिश करेंगे। अब प्रोसेस जो है प्रोसीजर किस तरीके से करना है हमको वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ फिश प्लेट और रेल को आपस में रख देने से तो ये रुकने वाली नहीं, चिपकने वाली तो है नहीं। यहाँ पर हमें बोल्टिंग करना होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फिश प्लेट्स में बोल्ट्स होते हैं। तो ये जो बोल्ट्स वगैरह होते हैं उनकी की भी ल्यूब्रिकेशन करनी ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या कहा है? फिशिंग प्लेन के लिए तो कह दिया है कि आप ग्रेफाइट और केरोसिन को मिला के एक पेस्ट बना लो 3:2 रेशियो में। लेकिन बोल्ट्स के लिए फिश बोल्ट्स और फिश नट जो नट्स होते हैं, उसके लिए ब्लैक ऑयल या रिक्लेम ऑयल यानी जो जला हुआ जो बोलते हैं ना कि व्हीकल से हम जो रिक्लेम्ड ऑयल हमको मिलता है, वो ऑयल जो होता है ब्लैक ऑयल जिसे हम कहते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चीफ इंजीनियर का अथॉरिटी है कि वो रिक्लेम्ड या ब्लैक ऑयल के अलावा भी कोई पर्टिकुलर लुब्रिकेंट को अगर
फिश बोल्ट्स एंड नट्स के लिए चाहें तो उसके लिए ही कैन परमिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जॉइंट्स के लुब्रिकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके बारे में हम जरा देख लेते हैं। ऑल रेल जॉइंट शुड बी लुब्रिकेटेड वंस इन अ ईयर ऑन अ प्रोग्राम बेसिस। साल में एक बार प्रोग्राम हमारा ऐसा हो कि एक बार साल में तो लुब्रिकेशन सारे रेल जॉइंट्स का हो जाए। ठीक है, अब लुब्रिकेशन करना कब है, कैसा मौसम हो, कब लुब्रिकेशन करें, तो उसके लिए क्या कहता है हमारा मैनुअल कि मौसम जो है कोल्ड वेदर मंथ हो, यानी बारिश के बाद का कोल्ड वेदर मंथ आफ्टर मॉनसून। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में हमको लुब्रिकेशन का काम करना है। अब मॉनसून में अगर आप लुब्रिकेशन करेंगे सपोज, तो मॉनसून के अंदर बारिश वगैरह होगी, उसके साथ में जो है कंटामिनेशन होगा, मिट्टी धूल मिट्टी वगैरह, तो साथ में जो है निकल के चला जाता है। इट इज नॉट गुड। ठीक है, तो कब करना है, ठंडे मौसम में करना है, बरसात के बाद में करना है, तो अक्टूबर से फरवरी का जो महीना है दैट इज प्रिफरेबल। ठीक है, अगली बात, एक्सट्रीम वेदर जब हो, यानी बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, एक्सट्रीम वेदर में हमको ल्यूब्रिकेशन नहीं करना। नो ल्यूब्रिकेशन इन एक्सट्रीम वेदर। जब बहुत ज्यादा ठंडी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस वक्त हमें ल्यूब्रिकेशन नहीं करना है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी की, अब हम वापस से फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। फ्रीक्वेंसी की यहाँ जो बात हुई थी इसके ऊपर हम आते हैं कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ लिखा था कि ल्यूब्रिकेशन साल में एक बार करना है, लेकिन जो ये तो रनिंग लाइन के बारे में था, जो नॉन रनिंग लाइन है उसके लिए क्या कहा है, पीरियड में बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years विद द अप्रूवल ऑफ चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर साहब के अप्रूवल से ये पीरियड जो नॉन रनिंग लाइन है वहां पे 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगली बात, हमारा जो सेक्शन है हम जॉइंट पे लुब्रिकेशन करेंगे, तो आप देखते हैं कि आमतौर पे कई बार हमको जो है क्या देखने को मिलता है कि क्रीप आ जाती है हमारे सेक्शन में। तो जहां पर भी क्रीप आई होगी तो लुब्रिकेशन करने के पहले पहले क्रीप करेक्शन करना पड़ेगा। क्रीप इन एक्सेस ऑफ 150 mm शुड बी एडजस्टेड बिफोर द वर्क ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट्स इज अंडरटेकन। यानी कि 150 mm से ज्यादा अगर क्रीप आ गई है तो क्या कह रहा है हमारा मैनुअल कि उसे एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही में हम लोग लुब्रिकेशन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ल्यूब्रिकेशन करना किसको है, सुपरविजन किसका है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें आ जा रही है एक साथ में। ल्यूब्रिकेशन करने का काम तो हमारी गैंग का, जो हमारे जो ट्रैक मेंटेनर्स होते हैं इनको ही ल्यूब्रिकेशन करने का है, काम करना इनको ही है, लेकिन डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एटलीस्ट जेई पीवे, यानी कि ल्यूब्रिकेशन जहां पर भी करना है गैंग को करना है, लेकिन सुपरविजन किसका हो, जेई पीवे का। एग्जाम्स में कई बार, जेई के एग्जाम्स में भी है, एईएन के एग्जाम्स में भी कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ल्यूब्रिकेशन जो है उसके लिए सुपरविजन लेवल क्या है, तो इट इज पीडब्ल्यूआई, यानी कि एटलीस्ट जेई पीवे। काम जब हम करेंगे तो वो अंडर कॉशन ऑर्डर करेंगे। ल्यूब्रिकेशन का काम हम करेंगे तो अंडर कॉशन ऑर्डर करेंगे, और काम करने के दौरान इंजीनियरिंग सिग्नल्स को यूज करेंगे या फिर अंडर ट्रैफिक ब्लॉक। क्या करेंगे, दो तरीका दो ऑप्शन दे दिया, या तो फिर आप इंजीनियरिंग सिग्नल हमारा जो प्रोटेक्शन वगैरह होता है बावटा वगैरह वो सब यूज करके, या फिर ट्रैफिक ब्लॉक यूज करेंगे। हाँ, ट्रैफिक ब्लॉक के अंदर करेंगे। ठीक है, अंडर ट्रैफिक ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाते हैं हम लोग, अब तक तो हमने खाली लुब्रिकेशन के बारे में क्या क्या कंडीशंस थी, कब लुब्रिकेशन करना, क्या रीजन है, और ये सारी चीजें बता दी थी। अब जो है एक्चुअल जो प्रोसीजर है हमारे लुब्रिकेशन का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर फॉर लुब्रिकेशन, तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, नट्स आर अनस्क्रूड। जो नट होंगे, नट बोल्ट होता है जो फिश प्लेट का फिश बोल्ट होता है, उसके नट्स को ओपन, अनस्क्रूड यानी ओपन कर दिया। जब उसको अनस्क्रू कर दिया था उसके बाद में आपने फिश बोल्ट को निकाल दिया, फिश प्लेट को निकाल दिया, ये निकाल दिए गए। इसके बाद में द फिशिंग सरफेस ऑफ द फिश प्लेट्स एंड रेल। देखो, दोनों रेल और फिश प्लेट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में थी, तो जो पोर्शन रेल का फिश प्लेट के कांटेक्ट में था, फिश प्लेट का रेल के कांटेक्ट में था, इन दोनों को ही फिशिंग प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, फिशिंग सरफेस या फिशिंग प्लेन। तो इनको क्या करना है, हमें क्लीन करना है। कि कैसे करना है क्लीन, वायर ब्रश जो तार ब्रश हमारे पास होता है उससे
क्लीन करना, सो दैट कोई भी रस्टिंग या डस्टिंग वहां पर जो कुछ भी होगा वो सारी चीजें निकल जाए। ठीक है, इनको क्लियर कर दिया आपने। इसके बाद में क्या करेंगे, जो रेल के जो एंड्स होंगे, फिश प्लेटेड जॉइंट के एंड्स आर इंस्पेक्टेड फॉर क्रैक्स एंड द फिशिंग सरफेस ऑफ रेल्स एंड फिश प्लेट्स आर चेक्ड फॉर वियर। देखिए दो चीज होगी, रेल का जो एंड होगा, जो जो क्रॉस सेक्शन जहां पर रेल का दिखाई देता है, वहां पर हमको क्या देखना है कि कोई क्रैक वगैरह तो डेवलप नहीं हो गया, टूट फूट तो नहीं हुई है। और जो फिशिंग सरफेस होगा, जहां पर फिश प्लेट रेल के साथ में कांटेक्ट में रहती है और मूवमेंट की वजह से आपस में उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, उसमें कहीं वियर तो नहीं हो गया, ये हमें देखना है। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, मैग्नीफाइंग ग्लास और मिरर की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीफाइंग ग्लास सो दैट हम लोग उसको क्लियरली देख सके, और मिरर क्योंकि अंडर साइड जो है रेल का जो है आप साइडवेज तो देख सकते हो, लेकिन जो नीचे का जो पोर्शन है वो नहीं देख पाते। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक मिरर हमारे पास हो, सो दैट रेल के एंड में या रेल के फुट के नीचे कहीं पर भी अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ है, क्रैक वगैरह डेवलप हुआ है, तो वो हमें दिख जाए। ठीक है, ये हो गया, यानी तार से साफ किया, उसके बाद में आपने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, मिरर लिया और उससे आपने इसको देखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो फिशिंग सरफेस ऑफ द रेल और फिश प्लेट्स, इनको क्या करेंगे, ल्यूब्रिकेट करेंगे। अब ल्यूब्रिकेंट मैंने आपको बता दिया था 3:2 के प्रोपोर्शन में, स्टिफ पेस्ट ऑफ ग्रेफाइट जिसे प्लम्बागो भी कहते हैं वो, और 2 kg हमारा केरोसिन ऑयल है कि नहीं, उन दोनों को मिक्स करके हमने जो पेस्ट बनाया था, इस पेस्ट को फिशिंग सरफेस रेल के ऊपर भी लगा दिया जाएगा। वायर ब्रश से होते, जो हमारा पेंटिंग का ब्रश होता है ना, वैसे कोई ब्रश से हम क्या करते हैं, विल बी स्प्रेडिंग इट, रेल पर भी लगाएंगे, रेल के वेब पर भी जहाँ पे फिश प्लेट लगता है, और फिश प्लेट पर भी लगाएंगे हम लोग वो पोर्शन जो कि रेल के वेब को टच होने वाला, उस एंड पे लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट से कि अभी हमको बोल्ट लगाना है, फिश बोल्ट्स लगाना है। तो फिश बोल्ट्स आर देन पुट बैक इन रिवर्स पोजीशन। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिवर्स पोजीशन। क्या कह रहा है, रिवर्स पोजीशन में लगाना है। देखिए इसका, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये समझ ले कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले बोल्ट हमने डाला था, बाहर से अंदर की तरफ डाला था, सपोज लेफ्ट में बोल्ट था, राइट में नट था। अब ल्यूब्रिकेशन करने के बाद में यहाँ पे रिवर्स का मतलब क्या है कि अब जब नट लगेगा, जो राइट साइड में लगा था, अब वो लेफ्ट में लगेगा। रीजन इसका सिंपल है कि क्या है, ये जब ल्यूब्रिकेशन किया जाता है, तो ल्यूब्रिकेशन करने के टाइम पे हमको अंदर से ओपन करके वायर ब्रश से क्लीन करके ल्यूब्रिकेंट लगाने के बाद में टाइटनिंग करना है। लेकिन किसी की टेंडेंसी ऐसी होगी कि कोई शॉर्टकट यूज करे, तो वो ये सोचे कि भाई मैं ऊपर ऊपर से जो है वायर ब्रश तेल लगा देता हूँ, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि लुब्रिकेशन किया है या नहीं किया है। तो ये चीज एंश्योर करने के लिए कि भाई ये ऊपर से ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं हुई है, ये अंदर इसके अंदर लुब्रिकेशन हुआ है, ये पीडब्ल्यूआई को पता कैसे चले, इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन हमारा मैनुअल कहता है कि रिवर्स पोजीशन में आपने पहले जो नट जो है राइट साइड में लगाया था, अब नट लेफ्ट में लगेगी। इससे जो है देखने वाले को समझ में आ जाएगा। अगर आपको बोल्ट की जो पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, नट की पोजीशन को अगर चेंज करनी पड़ेगी, ये तभी हो सकता है जब आप बोल्ट को निकाल के लगाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, रिवर्स पोजीशन में लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, उसे टाइट कर दिया जाएगा, या यूजिंग स्टैंडर्ड फिश बोल्ट स्पैनर्स एंड इनर बोल्ट्स बीइंग टाइटन्ड फर्स्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पर टाइट करने के बारे में बोला कि स्टैंडर्ड फिश बोल्ट स्पैनर आता है, उससे करो। आजकल हमारे पास बैटरी पैक्ड मशीन्स भी आ गई है, उसे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें भी क्या कहा जा रहा है कि भाई जैसे कि आपकी जो फिश प्लेट है, अगर 4 होल वाली है, तो उसके अंदर शुरू के बीच के जो है 2 बोल्ट पहले उनको टाइट करेंगे। अगर 6 होल वाली है, तो भी जो सेंटर की जो 2 है, उनको पहले टाइट कर दिया जाएगा, उसके बाद में एंड्स को टाइट करेंगे। अगला पॉइंट ये कहा जा रहा है कि टाइट करने के टाइम, बोल्ट को टाइट करने के टाइम ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ बोल्ट शैल बी अवॉइडेड, यानी हद से ज्यादा कुछ ज्यादा टाइट नहीं कर देना, नहीं तो क्या हो जाता है कि वो बोल्ट वीक हो जाती है, बाद में टूट जाती है, या तो उसका थ्रेड चला जाता है। तो इस वजह से ओवर स्ट्रेनिंग नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी हम लोग ल्यूब्रिकेशन करने के लिए जा रहे हैं, वी डोंट नो कि भाई जो है हमारा जो है फिश प्लेट ओके है कि नहीं ओके है। कई बार हो सकता है कि अक्सर जो है हमारे ओके रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई वहां पर आपको फिश प्लेट क्रैक मिले, कोई बोल्ट टूटा हुआ मिले। इसके लिए जब भी जाएंगे हम लोग ल्यूब्रिकेशन को, तो हमारे पास कुछ स्पेयर फिश प्लेट्स और बोल्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट कोई अगर क्रैक है या ब्रोकन है, तो हम क्या करें, उसे बदली कर दें। ठीक है,
ये तो हमारे मैनुअल में जो है पैरा जो दिया था ल्यूब्रिकेशन का पॉइंट, उधर से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, चीफ इंजीनियर, हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब है, मे इश्यू सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस एज नेसेसरी। उनके पर्टिकुलर जोन के हिसाब से अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो वो दे सकते हैं। तो उनका जो सर्कुलर होगा, सी सर्कुलर जिसे आमतौर पे हम कहते हैं, वी विल हैव टू फॉलो दैट। अब ये तो काम होगा ल्यूब्रिकेशन करने का। अब इसको डॉक्यूमेंट करना है कि भाई यहाँ पे हमको कैसे पता चले कि कौन सा पर्टिकुलर जॉइंट का लुब्रिकेशन हुआ नहीं हुआ। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, टीएमएस ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर जब भी हम लोग जो पैच हमने जॉइंट्स का लुब्रिकेशन कर दिया विथ डेट, उसको जो है इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन टीएमएस, सो दैट ये हमको जो है रिकॉर्ड में भी आ जाए। एंड इन नियर फ्यूचर जो है, हम जैसे हमने कहा कि साल में एक बार लुब्रिकेशन करना है, तो ये फ्लैश करके सिस्टम हमको बताएगा कि भाई ये पर्टिकुलर जॉइंट जो है इसकी लुब्रिकेशन करना ड्यू हो गई है। इट इज हेल्पिंग अस। तो इस वजह से जो है इसे टीएमएस में डालना अच्छा है। इसी तरीके से मेरा जो सेक्शन है इसमें सारे जॉइंट्स लुब्रिकेटेड हो गए हैं, तो उसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट्स, कि मेरे सेक्शन में सारे के सारे रेल जॉइंट सर्टिफाई ये लुब्रिकेट हो चुके हैं। ऐसा एक सर्टिफिकेट इंचार्ज पीडब्ल्यूआई को देना पड़ता है। वो कब देता है, अप्रैल महीने में उसे देना होता है। किसे सबमिट करना पड़ता है, एईएन को, कि भाई मेरे पास इतने जॉइंट्स थे, इन सारी की जो है फिश प्लेट्स की लुब्रिकेशन हो गई है। अगर कोई जॉइंट एक्सेप्शन है तो क्यों एक्सेप्शन में रह गया, उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन करके एईएन को हमारा जो पीडब्ल्यूआई इंचार्ज होंगे वो भेजेंगे। फिर बाद में एईएन क्या करेंगे, एईएन जो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं जो इंचार्ज पीडब्ल्यूआई की तरफ से आएगा, वो क्या करेंगे, इट हैज टू बी फॉरवर्डेड विद द एईएन's कमेंट टू द डीएन फॉर स्क्रूटिनी एंड रिकॉर्ड। एईएन क्या करेंगे, जब आपको पीडब्ल्यूआई के पास से मिला है उसको उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया, देखा, फिर बाद में वो क्या करेंगे, वो जो है एईएन के पास, सॉरी डीएन के पास है, अपना रिमार्क वगैरह लिख के, अगर सब कुछ ओके, सारे जो है सेक्शन के लुब्रिकेशन हो चुके हैं तो नथिंग इज नील, इस तरीके से लिख के देंगे। या अगर कुछ बाकी है तो उसके पीछे जो इंचार्ज पीडब्ल्यूआई ने रीजन दिया होगा, उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन, एईएन के क्या कमेंट्स है, वो लिख के वो डीएन के पास भेज देंगे। तो ये हो गया हमारा लुब्रिकेशन। ठीक है, इसमें अब एक चीज और, एक तो मैंने आपको रीजन बता दिया था लुब्रिकेशन करने का कि भाई वियर एंड टियर कम करने के लिए, फ्री एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और जो है हमारे जो जॉइंट लो जॉइंट होते हैं उसके लिए। इसके अलावा भी हमारे सेक्शन में कुछ रिन्यूअल वर्क्स होते हैं, जैसे कि रिलेइंग। ठीक है, अब ये रिलेइंग चाहे हमारा स्लीपर का होगा, स्लीपर का रिलेइंग, रेल रिलेइंग, टर्नआउट रिलेइंग, ये सारे जो रिलेइंग के काम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखिए जैसे आपका टीआरआर हुआ, तो हमारी जो रेल नई वाली रेल होगी, पुरानी रेल तो है, चलते चलते उसका सरफेस जो है स्मूथ हो जाता है, लेकिन नई रेल जब हमने डाली तो अब जो है इसके अंदर फ्रिक्शंस वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो रेल के गेज फेस वगैरह पे हम लोग जो है थोड़ा सा हम लोग लुब्रिकेशन कर देते हैं, फिश प्लेट के जो जॉइंट्स है वहां लुब्रिकेशन कर देते हैं, सो दैट गाड़ी चलते चलते इसके अंदर बाद में फ्रिक्शन डेवलप होके खराबी ना है। ठीक है, इसी तरीके से एक इसके अंदर दिखा नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे सेक्शन में कभी हम लोग डीप स्क्रीनिंग करते हैं, छनाई करते हैं ना हम लोग, डीप स्क्रीनिंग बीसीएम द्वारा, तो आपने देखा होगा कि आमतौर पे बहुत ज्यादा उधर पे डस्ट होता है। अरे जो डस्ट होता है कि डीप स्क्रीनिंग के बाद में ये रेल के सरफेस के ऊपर जाकर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये जो डस्ट सेटल हो जाती है जब हमारी गाड़ी चलती है, तो डस्ट की वजह से एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से भी जो है व्हील के माउंट होने के चांसेस कभी कभी बढ़ जाते हैं। तो उन जगहों पर भी हमें ल्यूब्रिकेशन कर देना है। ठीक है, अब अगली चीज, कीमैन का काम क्या है, भाई ल्यूब्रिकेशन करने का काम कीमैन का नहीं है, लेकिन कीमैन को क्या करना है कि भाई जो भी गैंग ने, जो भी जॉइंट्स आर लुब्रिकेटेड बाय द गैंग, वो अपने रूटीन पेट्रोलिंग में वो क्या करेगा, उन जॉइंट्स की चेकिंग करेगा, और जो भी जॉइंट लूज वगैरह हो गए उसे वो समय समय पर टाइट करता रहेगा। इसी तरीके से जहां पर भी हमारे सेक्शन में ट्रैक सर्किटेड एरिया है, हम सब जानते हैं वहां कुछ इंसुलेटेड जॉइंट होते हैं। ब्लॉक जॉइंट पहले हुआ करते थे, आजकल जो है ग्लूट जॉइंट हुआ करते हैं, तो उनको हम लोग अल्टीमेटली इंसुलेटेड जॉइंट ही कहते हैं। वहां की जो फिश प्लेट्स होगी उसकी ग्रीसिंग नहीं करेंगे। क्लियर कट जो है इंस्ट्रक्शन है कि वहां पर आपको इंसुलेटेड जॉइंट पे इट शुड नॉट बी ग्रीस, नहीं तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा इंसुलेटेड जॉइंट पे अगर हमने ल्यूब्रिकेशन कर दिया, हमारा काम था इंसुलेशन प्रोवाइड करना, 2 ट्रैक के सर्किट को सेपरेट रखना। अब यहाँ पर हमारे ल्यूब्रिकेशन की वजह से वो जो है सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, ट्रैक डाउन हो जाएगा। इस वजह से इंसुलेटेड जॉइंट यानी जो ग्लूट जॉइंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर हमको ल्यूब्रिकेशन नहीं करना। ठीक है? अभी जो मैंने अभी आपको अब तक बताया वो खास करके ज़्यादातर हमारा फ़ोकस वहाँ पर किसके ऊपर था? हमारी फिश प्लेट के ऊपर था। इसके अलावा भी मेरे सेक्शन में कुछ जगहों पर हमें ग्रीसिंग करनी पड़ती है। जैसे ग्रीसिंग ऑन शार्प कर्व्स, ग्रीसिंग ऑफ ईआरसी, प्लेट स्क्रूज एंड अदर ट्रैक कंपोनेंट्स। ठीक है? कुछ और भी चीज़ें हैं, वो ज़रा हम लोग एक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ट्रैक के लिए फॉर बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिस एंड टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ ट्रैक कंपोनेंट। हमारा इंटेंशन क्या है कि भाई हमारा जो भी ट्रैक कंपोनेंट हो उसका मेंटेनेंस अच्छा चले और उसकी लाइफ ज्यादा हो, है कि नहीं, खराबी जल्दी ना हो। उसके लिए क्या करते हैं? आउटर रेल ऑन शार्प कर्व, उसकी हम लुब्रिकेशन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो है कैंट हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, ज्योमेट्री यानी कि रेडियस या डिग्री, और दूसरा जो एस्पेक्ट होता है दैट इज नथिंग बट कैंट। अब कैंट अगर गाड़ी एक ही स्पीड पे चलती है तो इक्विलिब्रियम कैंट हमने दे दिया, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग दोनों रेल पे लोड बराबर होगा। इन दैट केस देयर वोंट बी एनी वियर, कोई भी वियर आउटर रेल पर होगा नहीं। बट एज वी ऑल नो, हमारे यहाँ पे मिक्स ट्रैफिक का कल्चर है, उसी में गुड्स ट्रेन भी चलती है जिसकी स्पीड जो है इक्विलिब्रियम स्पीड से कम होती है, मेल ट्रेन होती है जो इक्विलिब्रियम से स्पीड ज्यादा होती है, कोई लोकल ट्रेन है उसकी स्पीड कुछ अलग होती है। तो हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो है स्पीड को जो है एक डेटम मान के वो बताते हैं कि यहाँ पर ये सेक्शन में इक्विलिब्रियम स्पीड ये है। उसके हिसाब से व्हाट ही टेल्स अस, उसके हिसाब से वो हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये स्पीड है, तो उसके हिसाब से हमारा क्या कहते हैं कैंट आता है। अब मान के चलो मेरे सेक्शन में जो है इक्विलिब्रियम स्पीड 100 की है, उसके हिसाब से मैंने कैंट प्रोवाइड किया है। लेकिन मेरे सेक्शन में कोई गाड़ी 130 के एमपीएच की स्पीड में चल रही है, तो 130 के एमपीएच की स्पीड में चलने वाली गाड़ी को एक्चुअल में कैंट ज्यादा चाहिए होगा, बट हमने प्रोवाइड कम किया है। तो वो जो डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं कैंट डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं हम लोग? कैंट डेफिशिएंसी। ये जो कैंट डेफिशिएंसी होगा, इस कैंट डेफिशिएंसी की वजह से, उस कैंट डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा? कैन डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो है आउटर रेल जो हैगा वो कट करेगी हमारी रेल, रेल को कट करेगी ना व्हील, तो वहां पे वियर एंड टियर होता है। तो आपको मालूम है कि जब दो चीजें आपस में, मेटल आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन डेवलप होगा, और जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां पे माउंटिंग के चांसेस ज्यादा है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, आउटर रेल का जो है शार्प कर्व में गेज फेज में हम लोग ल्यूब्रिकेशन कर देते हैं सो दैट वियर एंड टियर कम हो एंड हेंस जो है डिरेलमेंट के चांसेस भी कम हो जाए। नेक्स्ट चीज जो है ल्यूब्रिकेशन करने की है वो है हमारी ईआरसी, जिसे हम चाबी भी कहते हैं, इलास्टिक रेल क्लिप यानी कि हमारी चाबी। इसका भी ल्यूब्रिकेशन हम करते हैं। दिस इज अगेन अ मेटल। तो ये भी जो है समय पे सेक्शन में पड़े एडवर्स वेदर कंडीशन वगैरह फेस करते हुए इट अगेन स्टार्ट गेटिंग करोडेड। ठीक है? तो वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है ल्यूब्रिकेशन ऑफ ईआरसी ऑन पीआरसी, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर में क्या फ्रीक्वेंसी है? तो करोजन प्रोन एरिया है, यानी कि जहां पर करोजन ज्यादा होते हैं, यानी कोस्टल एरियाज हो गए, इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, जहाँ पे फ्यूम्स वगैरह होते हैं, करोसिव गैसेस वगैरह होते हैं, उन जगहों को हम करोजन प्रोन एरिया बोलते थे। ऐसी जगह पर हमारी ईआरसी का ल्यूब्रिकेशन, चाबी का ल्यूब्रिकेशन साल में एक बार होता है। अब इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। ईआरसी को जो है निकाला जाता है इंसर्ट में से, उसके बाद में जो इंसर्ट का आई जो होता है ना, इंसर्ट का वो पोर्शन जो अंदर, जिसके अंदर ईआरसी जाती है, उसको जो है ब्रश डाल के क्लीन किया जाता है एंड देन उसी के अंदर जो है लुब्रिकेशन किया जाता है। इसी तरीके से ईआरसी का वो पोर्शन जो अंदर जाने वाला है वो भी, और जो बाकी जो पोर्शन है जो हमको टो लोड वगैरह देने में हेल्प करता है, उसको भी जो है हम पूरी तरह से लुब्रिकेट करके लगाते हैं। तो करोजन प्रोन एरिया में क्या कहा जा रहा है कि करोजन प्रोन एरिया में साल में एक बार हमको ईआरसी की लुब्रिकेशन करनी है, और अगर नॉन करोजन प्रोन एरियाज है तो 2 साल में एक बार ईआरसी के लुब्रिकेशन करनी है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि हमारे रेल के अंदर एक डिफेक्ट होता है, लाइनर बाइटिंग। क्या? लाइनर बाइटिंग। तो लाइनर बाइटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सब जानते हैं कि लाइनर बाइटिंग कहाँ होती है,
वो पोर्शन जो है ईआरसी के नीचे जहाँ लाइनर लगता है, तो लाइनर के नीचे जो पोर्शन रेल का होता है, रेल फुट, वो पोर्शन क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत टाइम तक मॉइस्चर वगैरह आके टिक सकता है, तो वहाँ करोजन होता है। तो वहाँ पर करोजन ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सीलिंग ऑफ लाइनर स्पेसेस क्या करते हैं? सीलिंग ऑफ लाइनर स्पेसेस बाय ग्रीस यानी कि क्या किया हमने लाइनर निकाला और जो वो पोर्शन है जहाँ पर लाइनर लगता है वहाँ पे ग्रीस वगैरह लगा दिया और उसके बाद में लाइनर को फिक्स कर दिया, चाबी को लगा दिया। ठीक है? इसका भी मकसद सिंपल है कि करोजन रेल के अंदर ना हो, लाइनर बाइटिंग ना हो। नेक्स्ट चीज़ है रेल स्क्रू ऑन टर्नआउट्स, पीआरसी टर्नआउट एटलीस्ट वन्स अ ईयर। जो भी हमारे टर्नआउट में आपने देखा होगा कि अलग-अलग प्लेट्स लगाई जाती है, तो उसके अंदर प्लेट्स को फिक्स करने के लिए हमारे जो है प्लेट स्क्रूज होते हैं, जिसे रेल स्क्रू भी कहते हैं हम लोग। प्लेट स्क्रू जो है अगर आपने उसका लुब्रिकेशन नहीं किया तो क्या हो जाएगा कि वो रस्ट हो जाएगा। फिर आप उसे ओपन करना चाहेंगे अगर समझो प्लेट चेंज करनी है तो बिकॉज़ ऑफ रस्टिंग वो ओपन होता नहीं, उसका हेड जो है खराब हो जाता है। फिर अगेन इसको तोड़ना-ताड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो है साल में 1 बार जितने भी प्लेट स्क्रूज टर्नआउट में उसकी हमको लुब्रिकेशन करनी है। इसी तरीके से मेरे सेक्शन में एसईजे होता है, स्विच एक्सपांशन जॉइंट। हम सब जानते हैं एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर में हमारे पास क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसईजे, स्विच एक्सपांशन जॉइंट। इसकी लुब्रिकेशन हर 15 दिन के अंदर करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बारिश में करना है क्या, सर ठंडी में करना है क्या? देखिए यहाँ पर मैनुअल हमारा कहता है हर 15 दिन में करना है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन वी हैव टू डू द लुब्रिकेशन व्हाटएवर मे बी द वेदर। ठीक है? इसी तरीके से और एक पोर्शन है जहाँ पे लुब्रिकेशन करते हैं टर्नआउट में, ग्रीसिंग ऑफ स्विच पोर्शन, लीड कर्व एंड नोज ऑफ क्रॉसिंग अ टर्नआउट शैल बी कैरिड आउट। स्विच पोर्शन हम सब जानते हैं वहाँ पे जो है रेल स्विच होती है विद द हेल्प ऑफ टग रेल एक लाइन से दूसरे लाइन पर, वहाँ लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है। लीड कर्व हम सब जानते हैं लीड कर्व के अंदर बहुत ज़्यादा शार्प कर्वेचर होता है। तो वहाँ की रेल जो है कर्व्ड होती है। तो लीड कर्व में भी हम लोगों को गेज फेज़ में लुब्रिकेशन करना है और जो नोज़ ऑफ क्रॉसिंग अगेन ये जो है एक ऐसा स्टेज है कि जहाँ से गाड़ी के व्हील्स जो है डाइवर्ट किए जाते हैं। तो हमको लेना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में व्हीकल, लेकिन अगर वहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप हुआ इट कैन टेक अनदर पाथ, तो अगेन डिरेलमेंट हो जाएगा, टू रूट हो सकता है। इसके लिए नोज ऑफ क्रॉसिंग के ऊपर भी हमें ल्यूब्रिकेशन करना होता है। तो ये थी दोस्तों कुछ जो है प्रोमिनेंट लोकेशन जहाँ पर हम लोग ल्यूब्रिकेशन करते हैं हमारे ट्रैक में। मेजरली मैंने यहाँ जो कवर किया था वो फिश प्लेटेड जॉइंट था, फिश प्लेट्स का ल्यूब्रिकेशन था। उसके बाद में जो हमारे ट्रैक में और कौन-कौन सी जगह है जैसे ईआरसी, स्क्रूज़ हो गए हमारे और आपके जो है लाइनर रेल स्क्रू हो गए, फिर आपका लाइनर एरिया यानी लाइनर सीट हो गया, स्विच पोर्शन, एससीजे ये सारी चीज़ें हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए और लोगों को शेयर भी करिए और अगर आपको पसंद आए तो सुपर थैंक्स से आप हमें थैंक्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।